नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी दिवाली से पहले हल संधि को पढ़ रहे थे। हल संधि के पढ़ने के क्रम में इसके कुछ अंश ही नहीं, अधिकांश अंश जो है कि पढ़ चुके हैं, जिसमें आप ये बिंदु जो देख रहे हैं, निम्नलिखित विभाजन किया गया है संधि का हम लोगों के द्वारा समझने के लिए। केवल हम ही लोग के द्वारा नहीं किया गया है, अनेकों पुस्तक में और सूत्रों के अनुसार भी हम लोग इस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। तो विभाजन पहले से भी है और हम सभी ने भी अपने नोट्स में इसको विभाजित किया है। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, अनुनासिक विधान, इस प्रकार से। इसमें यदि देखा जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो ष्टुत्व संधि पढ़ चुके हैं, ष्टुत्व संधि भी पढ़ चुके हैं, जस्त्व संधि भी पढ़ चुके हैं और अनुनासिक विधान भी पढ़ चुके हैं, अनुस्वार संधि भी पढ़ चुके हैं, पर सवर्ण भी पढ़ चुके हैं, पूर्व सवर्ण भी पढ़ चुके हैं। पढ़े हुए कितने दिन हो गया? लगभग 3 से 4 दिन बीत गया है। 3 से 4 दिन में हो सकता है कि आप कुछ भूल गए हों। एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा आज, क्योंकि त्यौहार बीत चुका है और त्यौहार के साथ में विद्यार्थियों का ह्रास होता है। ह्रास किस चीज़ का होता है? अध्ययन का। तो क्या त्यौहार नहीं मनाना चाहिए? ऐसा नहीं है, त्यौहार तो मनाना ही चाहिए। यदि त्यौहार नहीं मनाते हैं तो हमारे मन को जो ब्रेक मिलता है वो ब्रेक भी नहीं मिलेगा। तो ब्रेक मिल जाता है त्यौहार के माध्यम से। हम लोग एक ब्रेक ले चुके हैं, पूर्ण रूप से फिर से चार्ज हो चुके हैं और आज जो है आगम प्रकरण और रुत्व प्रकरण, इन दो प्रकरणों को देखने वाले हैं। तो आगम प्रकरण जो है और रुत्व प्रकरण है, ये कुछ अन्य प्रकरणों के अपेक्षा बड़े हैं। बड़ा का कारण है कि इनको सूत्रों की संख्या ज़्यादा है, उदाहरण की संख्या ज़्यादा है, इसलिए दो प्रकरण को जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। कुछ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन धैर्य बना करके समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो प्रकरणों को पढ़ लें। आज ही पढ़ लें और पढ़ करके अपने आप को इसमें मजबूत कर लें। आइए तो आगे बढ़ते हैं ये आगम प्रकरण के तरफ। ठीक है। आगम प्रकरण, ये लिखा है शब्द। प्रकरण हो गया वो क्षेत्र जिसे हमें बांट करके पढ़ना है। आगम क्या है? आगम मतलब किसी का आना होगा, कोई आएगा। तो संधि में क्या आ सकते हैं? तो संधि वर्ण विधि है, वर्ण का ही यहाँ पर गुणागणित होता है, तो वर्ण ही आएगा। आगम में कोई ना कोई वर्ण आएगा। किस प्रकार के वर्ण आएंगे, कहाँ आएंगे, वो सारी बातों को हम लोग आगम प्रकरण में देखेंगे। लिखा है सर्वप्रथम आद्यंतौ टकितौ, एक सूत्र है आद्यंतौ टकितौ। इस सूत्र को आप ध्यान रखिए। आद्यंतौ टकितौ, इस सूत्र को समझना होगा। ये क्या है, इसका अर्थ देखिए। इसमें आद्यंतों में दो शब्द दिख रहा है, एक तो आदि और एक अंत, और द्विवचन का प्रयोग है। टक इतौ में भी आपको ट और क दिख रहा है, साथ में इत जुड़ा हुआ है, मतलब कि टित और कित। आगम होंगे, जिस प्रकार के भी आगम होंगे वो या तो पूर्व में होंगे या तो पर में होंगे। कि आगम कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है। देखिए, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पर अ कोई वर्ण है, बोल दिया कि अ को म का आगम होगा, तो अ को म का आगम होगा, तो म नहीं बोल सकते, हम उसको बोलेंगे मीट का आगम होगा, और नहीं तो मट का आगम होगा, नहीं तो उसको बोलेंगे मक का आगम होगा। मक का या तो मट का। यदि हमें यहाँ पर म लाना है तो हमें इस प्रकार से बोलना होगा, मठ का आगम होगा, और नहीं तो मक का आगम होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए आप, एक में टकार की इत संज्ञा है, एक में किसकी इत संज्ञा है। अच्छा, ऊपर हो जाता है ज़्यादा, नीचे करते हैं इसको। आगम यदि अ के बाद हमें म का आगम करना है तो म के लिए हम बोलेंगे अ के बाद में म का आगम करने के लिए हमें या तो मट बोलना पड़ेगा या तो मक बोलना पड़ेगा। ये दो प्रकार का हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं यदि अ के बाद में म का आगम कर। अब अ के बाद में म का आगम करना है तो म नहीं बोल करके मट या मक बोलना है। इसका क्या प्रयोजन है ट और क लगाने का? तो ट और क में देखिए कि ट जो है इत संज्ञक है और क भी क्या है, इत संज्ञक। ट इत संज्ञक हो गया, क इत संज्ञक हो गया,
तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये म टित है कि कित है। यदि ट इत संज्ञक है तो टित है, क इत संज्ञक है तो कित है। ये इस ट और म का अभिप्राय है यहाँ पर जोड़ने का। इससे हम टित और कित का निर्धारण करते हैं। अच्छा, ये आगम जो है कहाँ होता है? कहा जाता है, शास्त्रों में ही कहा जाता है कि आदेश जो है वो शत्रु सदृश होता है और आगम वो मित्र सदृश होता है। आदेश होता है किसी वर्ण के जगह पर के जा करके उस वर्ण की सत्ता को, उस वर्ण को वहां से हटा करके अपने स्वयं आदेशित हो जाता है आदेश। और आगम जो है या तो उसके पूर्व में या तो पर में, या तो पहले या तो बाद में बैठेगा, ये होता है आगम। तो आगम को क्या मानेंगे? जो आपके बगल में आकर के बैठ जाए, आपको हटाए ना, तो क्या हो जाएगा? वो मित्र सदृश हो जाएगा। तो आगम को कहा गया है मित्र सदृश। अच्छा, वो आगम किस प्रकार का होता है? तो आगम दो प्रकार का है, एक है टित और एक है कित। आगे भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको प्रसंगतः टित और कित में है। तो टित और कित दो प्रकार के आगम हैं। तो भैया ये टित और कित के क्या अभिप्राय हैं? तो अभिप्राय है, सूत्र है यहाँ पर आद्यंतो टकितौ। यदि किसी आगम का टकार इत संज्ञक है तो वो बैठेगा आदि में। यदि किसी आगम का ककार इत संज्ञक है तो बैठेगा कहाँ पर? अंत में। आद्यंतो टकितौ आप समझ गए होंगे। ये एक सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का। लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब संस्कृत व्याकरण, मतलब कि पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है आद्यंतो टकितौ। इसने बताया कि जहाँ भी आगम होगा वो आगम या तो टित बन करके होगा या तो कित बन करके होगा। तो जो आगम, जिस आगम में टकार की संज्ञा हुई रहेगी वो बैठेगा, जिस वर्ण के लिए उसको आगम किया जाएगा, उसको आगमन किया जाएगा, वो बैठेगा उसके आदि में। और जिसका ककारित संज्ञा रहेगा वो बैठेगा उसके अंत में। अब देखिए, मैं बोल दिया कि हमें अ के लिए मट का आगम किया गया। एक काल्पनिक है, ये उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। तो अ के लिए मट का आगम किया गया, तो म में क्या हुई है? तो ट जो है कि इत संज्ञक है, टित है, तो म बैठेगा पहिले। अच्छा, क्योंकि ये मट का आगम किया गया है तो पहिले हो गया। यदि मट का आगम न करके मक का आगम किया जाता तो म कहाँ जाता? म जाता बाद में, क्योंकि ककार इत संज्ञक है तो बाद में जाएगा। तो आद्यंतो टकितौ सूत्र में हमें इस बात का पता चला कि यदि किसी आगम में टकार की इत संज्ञा है तो जिस वर्ण के लिए उसका आगमन होता है वो उसके पहले जाकर के बैठेगा। और यदि उसका ककार इत संज्ञक है, क इत संज्ञक है, तो जिस वर्ण के लिए आगमन होता है वो उस वर्ण के बाद में जाकर के बैठेगा। तो ये आद्यंतो टकितौ आप समझ गए होंगे। इसमें और क्या समझना है? और समझना है कि आद्यंतो टकितौ आगम की व्यवस्था निर्धारित करने वाला एक सूत्र है, जो बताता है कि टकार इत संज्ञक आगम पहले होते हैं और ककार इत संज्ञक आगम बाद में होता है। यह भी आपको समझ में आएगा, आगे जो उदाहरण मिलेंगे तब। इसको पढ़ जाइए। सर्वप्रथम आद्यंतो टकितौ यह बोध कराता है कि कित आगम किसी शब्द के आदि में तथा कित आगम किसी शब्द के बाद में होता है। यही बात हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, आगम करने के लिए क्या सूत्र है, उनके कार्य क्या है? तो देखिए, जैसे संधि में हम लोग स्तुत्व स्तुत्व इत्यादि विभाजित कर लिए थे, ऐसे ही आगम में भी आप विभाजित कर लीजिए। आगम आपको मिलेगा 4 प्रकार का, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। पहला प्रकार मिलेगा कुक और टुक। कुक और टुक। अच्छा, एक चीज़, इसको मैं लिख करके नहीं, यहाँ पर पेंसिल से लिखा हुआ था, धुंधला स्कैन हुआ है, आप देख सकते हैं। कुक और टुक, ये पहला हो गया, पहला आगम। दूसरा आगम है धुट, ये तीसरा आगम है तुक और चौथा आगम है अंगमुट। ये 4 प्रकार के आगम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुक, टुक, धुट और तुक और अंगमुट। अच्छा, ये कुक टुक के आगे नहीं लिखा हुआ कुछ भी, मतलब कि इसके लिए एक ही सूत्र है। अच्छा, धुट के लिए क्या है? 2 सूत्र है। तुक के लिए कितने सूत्र हैं? 3 सूत्र है। और अंगमुट के लिए एक ही सूत्र है, लेकिन ये आगम नित्य होता है और जो है कि नित्य नहीं होते हैं। आगे तो देख ही लेंगे हम लोग कि नित्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो आगम प्रकरण में एक सूत्र मिला हमें अभी तक, आद्यंत टकित, जो आगम की व्यवस्था निर्धारित करता है। उसके बाद आगम के कितने विभाजन हो सकते हैं जैसे हम समझ सकते हैं। तो ऊपर भैया ये चीज जो आपको है, ये चीज एकदम याद कर लीजिए। कुक टुक धुट तुक और अंगमुठ, ये 4 आगम के प्रकरण हैं। 4 ही आगम, इन्हीं चारों का आगमन होगा। अनेकों सूत्र आएंगे या कुछ सूत्र आएंगे जो इनका आगमन करेंगे। अच्छा, कुक टुक के लिए सबसे पहला जो है प्रकरण उसको देखते हैं कि कुक टुक में क्या है। तो कुक टुक में है, हाँ, ग्रोह कुक टुक सरी, थोड़ा और ऊपर कर ले। ग्रोह कुक टुक सरी ये सूत्र है, ये देखिए यहाँ पर ग्रोह कुक टुक सरी। अब इसमें लिखा है, क्या लिखा है, अंग और र, ठीक है, इन दोनों को कुक और टुक का आगम होता है। किस कब, जब इसके बाद में सर परे हो तब। तो सर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीनों सब। प्रत्याहार जब भी आए तो एक बार दिमाग दौड़ाइए जरूर कि कौन सा वहां पर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सर में तीनों स आते हैं। अच्छा, अब सर परे रहेगा और पूर्व में क्या रहेगा, अंग और र रहेगा। पूर्व में रहना चाहिए अंग या, अच्छा यहाँ अंग या र रहना चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए, सर होना चाहिए। तब अंग और र को किसका आगम होगा, कुक और टुक का, अर्थात अंग को कुक का आगम होगा और र को टुक का आगम होगा। अंग को कुक और र को टुक, सर परे होना चाहिए। ठीक है, सर के परे होने पर अंगकार को कुक का आगम और ड़कार को टुक का आगम होता है विकल्प से। ठीक, इसको वार्तिक वृत्ति देखना हो पुस्तक से देख सकता है, लेकिन बिना वृत्ति देखे भी आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना संक्षेप रहेंगे आप कब कहाँ पर, समझने के साथ साथ में याद करने के दृष्टिकोण से आपको संक्षेप रहना है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। ठीक, अंग और को कुक और टुक, यहाँ तो या तो कुक आएगा कि जब होगा अंग को, तो या जब र को होगा तो आएगा टुक आएगा। इस प्रकार से आगम होंगे, उदाहरण से समझ में आएगा। ये देखिए आपको प्रांग ख षष्ठ बना है, प्रांग षष्ठ बना है, प्रांग षष्ठ बना है। इसका अर्थ होता है छठे प्राचीन। उदाहरण में संधि विच्छेद किया जाए तो प्रांग धन षष्ठ हो गया। अंग मिल गया, हाँ हमें अंग तो मिल गया, कहाँ मिल गया, प्रांग का अंग। और सर उसके पर में है क्या, तो षष्ठ का जो श है वो पर में है। तो अंग और र के बाद में, अंग और र के बाद में सर होता है तो कुक और टुक का आगम होता है। यहाँ अंग मिला तो हम अब र का बात करना छोड़ देंगे, र का बात करना छोड़ देंगे तो अंग को ही आगम करेंगे जो भी करना होगा। तो क्या आगम करेंगे, कुक का आगम करेंगे। तो कुक में क्या है, क का इत संज्ञा है। अब कित कहाँ बैठता है, तो याद रखिए आद्यंतौ टकितौ। तो टकितौ में आपको आद्यंतौ टकितौ यदि भूल भी जाए तो टक याद जरूर रखिए। टक मतलब कि टकार इत संज्ञा तो पहले, क बाद में पढ़ रहे हैं तो ककार इत संज्ञा हो तो बाद में। टकितौ में टक टक याद रखिए जरूर, टक याद रहेगा तो सब काम हो जाएगा। कभी आगम की व्यवस्था गड़बड़ाने वाली नहीं है। टकार इत संज्ञा पहले, ककार इत संज्ञा बाद में। तो होगा आपका यहाँ पर प्रांग के बाद में क इत संज्ञक है तो उसके बाद में आएगा, तो आ गया आपका कुक का आगम। कुक में क इत संज्ञा गायब है, कुक यहाँ कुक है ना, कुक, ये कुक के क इत संज्ञा कुक गायब हो गया। फिर क्या बचा है आपका, कुक में क चला गया और उ चला गया, उपदेश जनुनासिक इत, और वहाँ पर इत संज्ञा होकर के उ भी गायब हो गया, बच्चा क। तो क का आगमन हो गया यहाँ पर, अष्ट जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए बीच में कुछ काम करना है। सूत्र आ गया है आपको, तयोः द्वितीया सरी, तयोः द्वितीया सरी। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। प्रांग क षष्ठ कैसे बना, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अंगड़ो कुक टुक सरी एक प्रकार का आगम है। हमें 4 प्रकार के आगम पढ़ने हैं। 4 प्रकार के आगम में अंगड़ो कुक और टुक पहला है, धुट जो है कि दूसरा है, तुक है तीसरा, और तुक जो तीसरा है उसके बाद मुट आएगा वो है चौथा। तो
कुक टुक के लिए सूत्र है अंगड़ो कुक टुक सरी, अंग और ड़ को कुक और टुक का आगम होता है क्रमशः सर परे रहने पर। तो अंग को प्रांग षष्ठ के बाद में अंग को क का आगम हो गया, प्रांग क षष्ठ बन गया। प्रांग क षष्ठ बनने के बाद में चयो द्वितीय सरी यहाँ पर आ गया, चय को द्वितीय हो जाता है कब, उसके बाद में सर हो तब। चय को द्वितीय कर देना है, उसके बाद में सर रहेगा। चय प्रत्याहार का कोई वर्ण लेंगे, उसके जगह पर हम क्या कर देंगे, जिस भी वर्ग का रहेगा उसके जगह पर उस वर्ग का द्वितीय कर देंगे, लेकिन चय के बाद में सर होना चाहिए तब करेंगे। चय के स्थान पर वर्गीय द्वितीय आदेश होता है विकल्प से सर के परे होने पर, मतलब विकल्प से आदेश होता है सर के परे होने पर। यहाँ पर अलग मैटर है, ये पर में होना चाहिए। प्रांग ख षष्ठ कैसे हो गया, देखिए चय, चय में आपको च ट त क प इतना तक जाएंगे, च ट त क प है ना पहला वर्ण, चय मिल गया। उसके बाद में सर है तो चय को क्या कर देना है, द्वितीय कर देना है, तो ख हो गया, क हमारा बन गया ख। और क जब ख बन गया लेकिन बना है विकल्प से, तो एक जगह क तो छूट ही गया है, तो क जहाँ पर छूट गया है ये बन गया आपका पहला रूप, और ख विकल्प से हुआ तो क ही रह गया, तो क और मूर्धन्य सब मिलकर के बन जाता है क्ष, तो दूसरा रूप बन गया क्ष वाला प्रांग षष्ठ। और एक बार याद रखिए कि अंगड़ो कुक टुक सरी ही विकल्प से लगा हुआ था, विकल्प से लगा होने के कारण एक रूप प्रांग षष्ठ ही रह गया, तो तीन तीन रूप बन गए। आगम प्रकरण एक बार 1 सेकंड के लिए ले लीजिए। सबसे पहले आद्यंत सूत्र आगम की व्यवस्था निर्धारित करता है। 4 आगम हमें पढ़ने हैं, वो 4 आगम बार बार रिपीट कीजिए कि कुक टुक पढ़ना है, धुट पढ़ना है, तुक पढ़ना है, अंगमुट पढ़ना है। अच्छा, अंगड़ो कुक टुक सरी जो है कुक टुक का विधान करता है, इसके उदाहरण सबसे है आपका प्रांग षष्ठ, प्रांग ख षष्ठ, प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ। कैसे बना, एक जगह कुक आता है तो क को चय द्वितीय सरी से हो जाता है हाँ, और जहाँ चय द्वितीय सरी नहीं लगता वहाँ पर अक्षा हो जाता है क और मूर्धन्य सब मिल करके, और जहाँ पर क ही नहीं आता है वहाँ पर बन जाता है आपका प्रांग षष्ठ। 3 उदाहरण बन गए। एक तो हो गया एक कुक का, धूट का भी क्या उदाहरण है कुछ, तो हाँ धूट का भी है। धूट का उदाहरण चलिए देखते हैं। धूट का नहीं, कुक हो गया ना टुक का। डहसी, कित हो गया, टित का देखते हैं। ऊपर नहीं चल गया, यहीं पर है। सुगर ठ षष्ठ, सुगर ट षष्ठ, सुगर षष्ठ। इसमें देखिए सुगढ़ षष्ठ, इसका संधि विच्छेद हुआ, और थोड़ा सा नया माउस के कारण हाथ नहीं बैठ पा रहा है। हाँ, सुगढ़ ठ षष्ठ, सुगढ़ ट षष्ठ, सुगर षष्ठ, ये 3 जो रूप है आपके बनेंगे। सुगढ़ षष्ठ जो है संधि विच्छेद हुआ, ड़ मिल गया। अंगड़ों के उपटुक में क्या होना चाहिए था, या तो अंग होना चाहिए था, तो ड़ होना चाहिए था, और अंग वाला तो काम हम लोग कर दिए प्रांग षष्ठ में। ड़ वाला करना है, तो ड़ के बाद में सर है, अंगड़ो कुक टुक सरी, सरी पर में होना चाहिए था, सर जो है पर में होना चाहिए था, तो सर में तीनों स्वर आते हैं, पर में है, क्या होगा, टुक होगा। इसका भी ककार जो है कि इत्संज्ञक है। कुक का था प्रांग वाला, और टुक का है सुगड़ वाला, तो सुगड़ का जोड़ा है यहाँ पर सर परे होने के कारण यहाँ टुक का आगम हो गया। दोनों आगम थे कित, तो कित होने के कारण क्या हो जाएगा, ट आएगा, बाद में सुगर ट बन गया, षष्ठ बन गया, फिर यहाँ पर भी चयो द्वितीय सरी जो है कि लग जाए, लग करके सुगर ठ षष्ठ, ट को ठ कर दिया, चयो द्वितीय सरी जहाँ नहीं लगा वहाँ पर ट ही रह गया, और जहाँ पर टुक का आगम ही नहीं हुआ था वहाँ पर सुगढ़ ही रह गया। इस प्रकार से बन गए आपके 3 भेद। तो हम लोग
पहला आगम जो है कुक और टुक का, कुक और टुक के लिए पढ़ चुके। क्या पढ़ चुके? कुक और टुक में एक सूत्र पढ़ चुके जिसका नाम है अंगड़ो कुक टुक सरी, ये सूत्र है, उसको पढ़ चुके हम लोग। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था, इसके उदाहरण क्या था? तो एक उदाहरण था प्रांग षष्ठः था, जिसमें क आया, क को चयो द्वितीय सरी से द्वितीय होकर प्रांग ख षष्ठः बना। और एक उदाहरण जो आया था वो है आपका सुगड़ षष्ठः, यहाँ पर ट आया था, ट को ठ करके सुगड़ ठ षष्ठः बना। फिर उसको विकल्प से ही हुआ था, तो ठ जहाँ नहीं हुआ ट रह गया, जहाँ पर आगम ही विकल्प से हुआ था वो हो गया आपका बिना आगम का उदाहरण। तो ये हम लोग पहला आगम पढ़ चुके। आप रिवीजन करिए, क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। वो जब सब आगम खत्म कर लेंगे तब एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धुट आगम, दूसरा आगम हमें पढ़ना है धुट का आगम। और धुट का आगम जो है उसके लिए दो सूत्र मिलेंगे। पहला आगम कुकटुक था जो था वो, उसके लिए एक सूत्र है अंगड़ो कुकटुक सरी। और दूसरा आगम जो हम लोग 4 निर्धारित किए थे उसमें से दूसरा है धुट, उसके लिए दो सूत्र, पहले के लिए एक, दूसरे के लिए दो, और तीसरे के लिए 3, और फिर चौथे के लिए 1 आ जाएगा। तो आप अभी जो है धुट देखिए, धुट में कित है, और यहाँ पर कुक और टुक में क्या था? कित था। कुक और टुक में देखेंगे, कुक, ये कुक में क्या है? कित है। टुक में क्या था? टुक में भी कित है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा कि धुट जो है ये टित आगम है। तो टित आगम कहाँ होगा? तो टकितऊ में टक याद रखिए, ट यदि संज्ञक है तो पहले होगा। जिसके लिए भी ये आदेश किया जाएगा, जिसके आदेश तो किया नहीं जाएगा, जिसके लिए भी इसका आगमन किया जाएगा, आगम किया जाएगा, उसके पूर्व में होगा। क्यों होगा? क्योंकि आदंतो टकितो सूत्र कहता है कि यदि टकार संज्ञक है तो उसको पहले आगम करना है। ड सी ढूट कहाँ पर होगा? ड, ठीक है, ड के बाद में स रहेगा, एक तरफ पूर्व तरफ ड, बाद में स दंती स, तो उस स को धुट का आगम होता है। ड से परे स को धुट का आगम होता है। विकल्प से ये भी काम विकल्प से ही हो रहा है, मतलब एक दो रूप तो बनना फिक्स से हो गया, क्योंकि जब विकल्प से होगा तो बनेगा। और हो सकता है कि और भी बीच में कुछ विधान हो जाए तो और भी रूप बन सकते हैं। षट संत, ये हमारे पास उदाहरण है। षट संत, इसका अर्थ होता है 6 सज्जन, 7 जो है सज्जन है। षट संत है, षट संत, षट मतलब 6, संत मतलब कि सज्जन व्यक्ति, उसमें फिर आगम हो गया है धुट का। तो षट संत जो है संधि विच्छेद करने के बाद सबसे पहले झलाम जो सुनते से जस्तो कर दीजिए। हर जगह हुआ है, सरनाम शरणौती सडगरिया जब बना रहे थे तो उसमें तो हुआ ही था। तो हर जगह आप आदत डाल दीजिए कि जहाँ भी पद के अंतिम में यदि झल दिखे तो उसको जस्त कर देना है। तो जस में हमारा ट बन जाएगा ड, ठीक है। षड बन गया षड संत। अब ड सी धुट लग सकता है कि नहीं लग सकता है? एकदम लग सकता है। ड है, ड के बाद में क्या होना चाहिए था? स होना चाहिए था, स है। उस स को क्या करना है? धुट का आगम करना है। तो धुट उसके पहले आएगा क्योंकि टकारित संज्ञक है इस आगम का। टकारित संज्ञक होने के कारण ध आ गया यहाँ पर, इसको आगम हुआ है स को, षड ध संत बन गया। अब खरिच, खरिच सूत्र जो है याद रखिए। खरिच क्या है? खरिच आप पढ़ चुके हैं उत्थानम उत्तम घनम बनाने में। खरिच, खर परे होने पर, यहाँ क्या रहेगा? पर में खर होना चाहिए, इधर क्या रहना चाहिए? झल होना चाहिए। ए झल, झल को क्या हो जाता है? झल को हो जाता है चर हो जाता है। खर को खर परे होने पर झल को चर हो जाता है। खर में आते हैं आपके द्वितीय, प्रथम तीनों स, ये दीपर में है तो झल जो है उसको, झल में क्या आएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तीनों स और ह, उसको चर हो जाता है। चर टा कप और तीनों स। ठीक है, खरीच लगाएंगे तो अब देखिए क्या बनने वाला है। खरीच सूत्र हम लगा दिए। खरीच सूत्र लगाने के बाद में इस प्रकार से षट षड ध संत बना हुआ है। खरीच से षड ध संत लगाने के बाद में खरीच सूत्र, आप खरीच सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले खर ढूंढेंगे, नहीं झल ढूंढेंगे, क्योंकि उस जगह उसके जगह पर करना है, तब ना हम पर और पुर देखेंगे। तो खरी झलाम चरस्यु, तो झल देखिए हमारे पास है ध,
तो क्या ये ड नहीं है, ये भी है, ठीक है, इसको भी मान के चलिए, झल तो ये भी है, स भी है, लेकिन खर परे होना चाहिए। अब खर परे में द्वितीय वर्ण प्रथम वर्ण तीनों सही आते हैं, तो द्वितीय न द्वितीय तो ये भी नहीं है, तो ये परे तो माना नहीं जाएगा। यदि इसको हम लोग मानते हैं झल तो खर परे कौन हो जाएगा, स, क्योंकि द्वितीय प्रथम और तीनों स में स आता है, तीनों स पर में होने के तीनों स में से स आता है, ये है खर। खर परे होने के कारण ध को चर तो हो जाएगा। चर तुम क्या होता है भैया, प्रथम और तीनों स होता है, प्रथम हो जाएगा ध को उस वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, ध बन जाएगा त, तो बन जाएगा आपका षट त, षड त संत। अब षड त संत हो गया तो फिर खरी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर प्रथम द्वितीय में और तीनों स में से प्रथम पर में है, ये झल है, ये है, तो ड को फिर से बन गया ट, और त ऐसा ही रह गया, षट संत बन गया। और उसके बाद जो धुट का आगम ये विकल्प से हुआ था ना, तो विकल्प से नहीं जहां पर हुआ वहां पर षट संत ही रह गया। अब षट संत ये इस प्रकार का उदाहरण हमारे सामने बन करके तैयार है। क्या पढ़े इसमें, एक ही सूत्र पढ़े अभी तक, ड सी धुट, ड सी धुट में ड के बाद में स हो तो यहाँ इसको धुट का आगम होता है, यहाँ पर धुट आएगा, धुट में ध आया, ध को खरीचा से पहले त हुआ, और जब त हो गया तो सड का ड भी हो गया त, चर होकर के प्रथम होकर के बन गया सट संता, सट संता। दोनों का अर्थ एक ही है, केवल विकल्प से होने के कारण, और इसमें एक नया सूत्र जो एंट्री किया था वो है खरी च। ये हम लोग समझ लिए। अब आगे देखते हैं। नश्च डसी ढूट में मैं बताया था ना कि दो सूत्र मिलेंगे, तो पहला सूत्र तो हो गया आपका डसी ढूट, और दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है नश्च। नश्च भैया न से परे स को धुट का आगम भी होता है, जैसे अभी बोल लेते हैं ना कि ड से परे, तो ड के परे तो होता ही है, नश्च मतलब कि न के परे भी, न के पर में भी यदि स है तो उस स को धुट का आगम होगा, न से परे स रहेगा तो धुट का आगम करना है। किस सूत्र से, नश्च सूत्र से करना है। वैकल्पिक ही होगा विधान ये भी। संस संस ये लिखा है, संस वह सज्जन है, ठीक है, सह सन मतलब कि वह सज्जन है, सन धन सह संधि विच्छेद हुआ। नश्च सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, न के बाद में स है तो उस स को धुट का आगम होगा, धुट में क्या आएगा, ध आएगा। अब पहले आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसका टकारित संज्ञक है तो पहले आ गया, स के पहले ध आ गया, सन ध स बन गया, खरीच यहाँ लग करके ध को त कर दिया, ध को त कर दिया, सन त मिला दीजिए तो बन गया आपका संस। अच्छा, जहां पर ये आगम ही न हुआ हो तो वहां पर संध संधि विच्छेद किए थे, उससे डायरेक्ट हमारा क्या रह जाएगा, संस रह जाएगा। इस प्रकार से नश्च भी जो है कि हम लोग देख लिए। अब एक बार देख ले कौन कौन सा सूत्र पढ़े थे। पहला आगम अंगड़ो कुकटुक शरीर, याद हो रहा है कि नहीं, याद होना चाहिए। कुकटुक शरीर जो है क्या करता है, कुक और टुक का, तो आगम का नाम क्या हो जाएगा, आगम का नाम हो जाएगा कुक का आगम और टुक का आगम, ठीक है। ये ऐसे है, हम लिख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा, आप सीधा सीधा समझिएगा, ट है ना, टुक, ठीक है। दूसरा जो है कौन सा आगम था, धूट का आगम, इसके लिए कितने सूत्र, एक सूत्र, कौन सा सूत्र, अंगड़ो कुक टुक शरीर। उदाहरण कौन सा, प्रांग प्रांग ख षष्टः, प्रांग षष्टः, प्रांग षष्टः। और धुट के लिए कितने सूत्र, दो सूत्र, कौन कौन सा, एक डहसी धुट और दूसरा नश्च। उदाहरण पहले का है आपका सट संतः, सट संतः, खरीच उसमें भी लगा, और संसह संसह में भी खरीच लग करके ध को त किया है, और वहां पर दो बार लगा था सट संतः में, क्योंकि ड को भी ट करना था। इस प्रकार से हम लोग दो आगम पढ़ लिए, चार आगम पढ़ना है, समय तो लगेगा लेकिन आज हमें खत्म कर देना है। यदि लगेगा कि नहीं अब उब रहे हैं तो फिर से कर देंगे एक दिन और, लेकिन कोशिश करना है कि समझ जाएं। आगे बढ़ते हैं। तो नश्च पढ़ लिए, ड सिद्धूट पढ़ लिए, और ड सिद्धूट के बाद में हम लोग नश्च सूत्र जो पढ़े उसका उदाहरण है संसस और संसह। अब अगला है पहला है कुकटुक, और उसके बाद में
धुट और धुट के बाद आएगा आपका तुक। और मैं बताया था कि पहले के लिए एक सूत्र, दूसरे के लिए दो सूत्र और तीसरे के लिए तीन सूत्र आपको पढ़ना है। तुक आगम के लिए कितने सूत्र पढ़ने हैं? तीन सूत्र पढ़ने हैं। तीन सूत्र कौन कौन है? तो पहला सूत्र है सी तुक, ठीक है। और आगे मिलेगा आपको वा पदांताद्वा नहीं, अच्छा अभी आगे तीन सूत्र आएंगे। एक आएगा लक्ष्मी छाया वाला, एक शिवत छाया वाला सूत्र, बस अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलिए सी तुक हम लोग देखते हैं। ये सूत्र चार चार पाँच पाँच रूप बनाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी होकर के इसको सुनना है। पदांत नकार कैसा होना चाहिए? पदांत नकार होना चाहिए से, पदांत नकार से पर क्या होना चाहिए? स होना चाहिए। देखिए यहाँ स दिख रहा है, तो स पर में होना चाहिए। किससे होना चाहिए? पदांत नकार से होना चाहिए। तो किसको क्या हो जाएगा? तो तुक आगम हो जाएगा इस पदांत नकार को। कहाँ पर होगा? पहले की बाद में? कित है तो बाद में होगा। टित कित, टित कित या टक याद रखिए, ठीक, टका टक टक। तो न के बाद में तुक का आगम होगा तो आ गया। न के बाद में स होने के कारण न को तुक का आगम हो गया। अच्छा, वैकल्पिक होगा ये भी। रूप जो है बना आपका, शब्द जो है संछंभु इस प्रकार का है। ये अंतिम बनता है सबसे, और बीच में वाले विकल्प से बनते जाते हैं, इसलिए इसको जो है कि हम लोग सबसे फाइनल के रूप में रख सकते हैं संछंभु। क्या क्या इसमें होता है कि इतना रूप परिवर्तित हो जाता है। संधि विच्छेद हुआ सन शंभु, संधि विच्छेद आप समझ लिए कि संधि विच्छेद हो गया सन शंभु, और संधि विच्छेद होने के बाद सन शंभु, संधि विच्छेद होने के बाद में नीचे आ जाइए। बना सन शंभु पर एक सन तुक का आगम हो गया। तुक का आगम हो गया क्योंकि पद का अंतिम न है, उसके बाद में स है, तो तुक का आगम हो गया, सन बन गया, ये न है, संत शंभु बन गया। संत शंभु हो गया। पहली स्थिति संधि विच्छेद, दूसरी स्थिति वहां पर तुक का आगम होकर के दूसरी स्थिति बनी। ये नहीं, संधि विच्छेद तो यही हो गया, संत शंभु बन गया। अच्छा, जब ये न और त का योग बना, न और त का योग बना तो क्या होगा? नहीं, न और त नहीं, त और स का योग बना, क्योंकि ये तो दोनों त वर्ग है, न और त, तो यहाँ तो कोई संधि नहीं होगी। लेकिन तालाब सकार और त वर्ग के त के साथ योग बनता है तो स्तुत्व संधि होती है। स्तुत्व संधि का स्मरण कीजिए। एक तरफ होना चाहिए था स या त वर्ग, और दूसरे तरफ क्या होना चाहिए था? दूसरे तरफ इधर हो जाए या उधर हो जाए, कहीं भी दूसरे तरफ होना चाहिए था तालव्य सकार और च वर्ग। यदि इनका योग बनता है, इसमें से किसी का योग इसमें से किसी के साथ बन जाता है, तो स के जगह पर तालव्य और त वर्ग के जगह पर क्रमशः च वर्ग वाले अक्षर आदेश किए जाते थे स्तुत्व संधि में। तो यहाँ पर त के योग बन गया किसके साथ? स के साथ, तो त के जगह पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो पहला स्तुत्व हो गया आपका च, च बन गया। अच्छा, अब दूसरा स्तुत्व क्या बनेगा? जब च ये जब बन गया तो यहाँ पर एक स्तुत्व संधि और हुई, दूसरी स्तुत्व संधि। च जैसे ही हुआ तो न का योग बन गया। यहाँ पर हम एक बार और लिखना चाहिए था, नहीं लिखे हैं। जैसे ही च यहाँ पर हुआ तो न का योग बन गया किसके साथ में? च के साथ में। और न के साथ में जब बन गया च का योग तो न को हो गया य। यहाँ पर भी स्तुत्व संधि हुई। तो देखिए दो दो स्तुत्व संधि लिखकर, एक बार स्तुत्व लिख करके मैं दिखा दिया हूँ कि पहला स्तुत्व संधि च हुआ और दूसरा स्तुत्व संधि में च का योग बना न के साथ में, और न के साथ में योग बन गया तो न हो गया आपका य। संय च शंभु, संय च शंभु, ये आप देख सकते हैं रूप है संय च शंभु। इतना जब बन गया तब सूत्र आया सस छोटी है। सस छोटी का अर्थ जान लीजिए। हाँ, अर्थ है स, ठीक है, फिर है ख, फिर है अ, टी, अटी मतलब कि अट, और अट के ट तक। स को छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स को छ हो जाएगा। और उसके बाद में यदि अट प्रत्याहार का अक्षर हो तब, अट प्रत्याहार के अक्षर जो होंगे वो होंगे
लेकिन एक पहले इसके भी निमित्त आता है, झयः परस्य सस्य छो वाटी। झय के बाद में स्थिति क्या चाहिए, झय चाहिए। पूर्व में होना चाहिए झ, उसके बाद यदि रहता है स तो उस स को हो जाता है छ। यदि उस स के बाद में भी रहेगा अट, तब मतलब कि पूर्व में होना चाहिए झ और बाद में होना चाहिए अट, तब इस स को हो जाएगा आपको झ। ठीक है, छ हो जाएगा, स को क्या हो जाएगा छ, ये आदेश करना है। तीन स्थिति है सब, यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ। पूर्व में होना चाहिए आपको झय, ठीक है, उसके बाद में होना चाहिए स और उसके बाद में होना चाहिए अट, तब इस स को क्या होगा, छ हो जाएगा। मतलब स छोटी छ का विधान करता है। कब करता है, स को करता है किस स्थिति में, पूर्व में झ होना चाहिए, बाद में अट होना चाहिए। स छोटी झयः परस्य सस्य छ अटी, ठीक है, सस्य छो वाटी, इस प्रकार से लिखा होगा, विकल्प से करता है। चलिए इतना ये हम लोग थोड़ा साफ कर दें। ये हो गया आपका, स छोटी लगा लिए। पहला स्थिति हम लोग संसंभू किए थे। दूसरी स्थिति में क्या किए थे, तुक का आगम किए किस सूत्र से, सी तुक से। आगम करने के बाद में त आ गया, त के बाद में त का योग बना, यहाँ पर शुत्व संधि हुई। जब च हो गया तो दूसरा योग बना न के साथ में, यहाँ पर भी शुत्व संधि हुई। यहाँ शुत्व संधि होकर के त के जगह पर च हुआ था, यहाँ पर बन गया न को य हो गया। दो शुत्व संधि एक ही जगह पर हो गई है, संय च शंभू बन गया। उसके बाद स छोटी में स को छ करना है, अट पर रहते स ढूंढिए, स मिल गया। उसके बाद में अट देखिए, स के बाद में अ है, स के बाद में अ है, तभी तो शंभू पढ़ रहे हैं, अ है। अच्छा, इसके पहले झय है कि नहीं, तो झय में चौथा से स्टार्ट करके कपय के य तक जाता है, मतलब कि चौथा तीसरा दूसरा पहला सभी वर्ण आते हैं। तो पहला में क्या च नहीं आता है, आता है। तो च हो गया झय, इसके पर में है स और इसके बाद में है अट, तो स को क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, लेकिन विकल्प से। तो स को क्या बन गया, स को हो कर दिया गया छ। अब छ कर दिया गया तो सबको मिलाइए, संय च शंभू, ये रूप हमारे पास बन करके तैयार हो गया। ये रूप बन के तैयार तो हुआ, लेकिन एक सूत्र और लगेगा, झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्ण याद रखिए कि ता को लोप करने के लिए लगा था उत्थानम उत्तम भनम में। झयः परस्य ये भी कहता है, झय के बाद में क्या हो, झय पर, एक मिनट, झरो झरी सवर्ण, हलः परस्य, ये हल के पर में कहता है, ये हल, ठीक, हल होना चाहिए, यही लिख देते हैं ना। हल के बाद में झर हो, ठीक है, हल के बाद में झर हो तो उसका लोप होता है यदि उस झर के बाद में सवर्णी झर हो परे। हल हो, कोई भी व्यंजन हो, उसके बाद में झर हो, झर मतलब चौथा तीसरा दूसरा पहला तीनों स, तो उसका लोप होगा कब, यदि उसका सवर्णी झर परे हो तब। तो यहाँ देखिए संय च शंभू जो बना है, संय च शंभू, इस प्रकार से यहाँ पर क्या स्थिति है, हल देख लीजिए, अब फिर सवर्णी देख लीजिएगा। तो सवर्णी तो ये मान लीजिए आपको मिल जाएगा, य च छ सब मिल जाएंगे। तो हल हमारा है स के पहले जो, स के बाद जो अ है वो तो हल है नहीं, तो य तो देखेंगे नहीं, च को देखना चाहेंगे। च के पहले जो य है वो क्या है, हल है। उसके बाद में झय जो है, च झय में आता है कि नहीं आता, झर में आता है कि नहीं आता है, आता है। झर चाहिए हमें और उसके बाद सवर्णी झर भी चाहिए, तो झर में आता है, कैसे आता है, झर में चौथा तीसरा दूसरा पहला तीनों स आते हैं। तो तीनों स के अंतर्गत ये तीनों स मतलब कि पहला दूसरा तीसरा, चौथा तीसरा दूसरा पहला, तो पहला च हो गया, ये सवर्णी झर इसके पर में हो गया आपका छ। परे है, छ परे है तो सवर्णी झर, तो सवर्णी तो है ही है, इसी का वर्ग का है, इसी का उच्चारण स्थान वाला है, तो सवर्णी है। अब ये परे होने के कारण एक झ, ये जो च है इसका लोप हो गया, झर का लोप हो गया झरो झरी सवर्णी सूत्र से। झरो झरी सवर्णी सूत्र से जब लोप हो गया तो क्या गायब हुआ, च गायब हुआ, तो बन गया संय च शंभू। इसलिए सबसे अंतिम उदाहरण बना संय शंभू, तो ये संय शंभू यहाँ लिखा जाता है। अच्छा, जहाँ जहाँ विकल्प से काम हुआ है वहाँ वहाँ पर आप एक रूप बनाते जाइए। संय शंभू में सब कुछ हुआ, क्या हुआ, तुक का आगम हुआ, सब को छ हुआ, फिर उसके बाद में च का लोप हुआ, ये तीनों काम हुआ है। मतलब झरो झरी सवर्णे भी लगा,
स छोटी भी लगा और तुक का आगम भी सी तुक से हुआ वैकल्पिक। तीनों काम वैकल्पिक हुआ है, ये तीनों काम जो है क्या हुआ है, विकल्पिक हुआ है। ठीक है, तीनों काम काटा नहीं गया है, बस एक दूसरे से जो जोड़ा गया है, तीनों काम विकल्पिक हुआ। लेकिन संय छंभु में हुआ, संय छंभु में हुआ, कहाँ नहीं हुआ, तो संय च छंभु जो दिख रहा है इसमें झरो झरी सवर्ण नहीं लगा, इसलिए एक रूपये भी बन गया। ठीक है, और जो स छोटी से हम लोग 100 को 6 किए थे विकल्प से, वो भी क्या हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। जहां पर वहां शंभू का स ही दिखेगा, तो एक रूपये भी बन के तैयार हो गया। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए तो मैं आपको यहाँ से हटा लेता हूँ, देख लीजिए। ये तीसरा रूप जो है सही शंभू बन गया। दूसरा जगह एक रूप ये, दूसरा रूप ये, तीसरा रूप सही शंभू। अच्छा, और उसके बाद में क्या है, तुक का आगम ही जहां विकल्प से हुआ था, मतलब यहाँ के बाद में त ही नहीं आया था, तो संय शंभु ही रह गया है, संय शंभु हो गया है। अब चार चार रूप बन गए, क्यों बन गए, एक जगह तुक का आगम नहीं हुआ तो एक रूप बना, दूसरे जगह स को 6 नहीं हुआ, स छोटी विकल्प से लगा, 2 रूप बन गए। तीसरा रूप क्या बन गया, सही 100 को 6 तो हुआ, लेकिन च का लोप नहीं हुआ, झरो झरी सवर्णे नहीं लगा, तो च वाला रूप बन गया। और जहां पर सब कुछ लग गया वहां पर बन गया आपका सही शंभु, ये एक रूप बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग तुक आगम का एक सूत्र पढ़ लिए, सी तुक। ये आगम का सबसे ज्यादा रूप बनाने वाला है, एक जगह और मिलेगा नरीन पे, लेकिन वो थोड़ा इजी लगेगा, ये कठिन लगता है। कठिनाई आप महसूस मत करिए, चुपचाप अपने दिमाग में बैठ जाइए। चलिए इसको मैं थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ, बड़े करके खुद से लिख करके ना। चलिए यहाँ जगह बना लिए, अब जगह बना करके आप देखिए कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। पहला है हमारे पास शब्द संधि विच्छेद मिलता है, ये हल है, संधन शंभु है। ठीक, संधन शंभु। अब यहाँ पर सी तुक सूत्र क्या चाहिए था, पद के अंतिम में चाहिए था न, अब पद के अंतिम में न है, उसके बाद चाहिए था स। तो उसको क्या करेंगे, तुक का आगम करेंगे। तुक का आगम कहाँ होता है, कौन सा सूत्र लगा यहाँ पर, सी तुक। सी तुक से सी अलग है, तुक अलग है। सी तुक से तुक का आगम होगा तो बनेगा आपका सन, सन और शंभु, सन त शंभु, संत शंभु, ये बना आपका। ये त हलंत रहेगा, संत शंभु बन गया। अच्छा, अब संत शंभु बनने के बाद यहाँ पर च्युत हुआ तो त को हो जाएगा च, और जब जैसे च बनेगा, यहाँ जैसे च बनेगा तो यहाँ पर न को हो जाएगा य, तो मिल करके बन जाएगा संय च शंभु। इस प्रकार से बन गया संय च शंभु। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर डबल च्युत हुआ ना, च्युत संधि होकर के बना। और अब संय च शंभु बन गया तो हमें सूत्र लगा देना है, सस छोटी, सस छोटी, सस स को 6 होता है अटपरे रहने पर, तो ये स है, इसके बाद में अटपरे है, लेकिन एक इसका वृत्ति में देखेंगे कि लिखेगा झया परस्य, तो झय हमारा है च, तो स को 6 बन गया, तो स को 6 बन गया तो संय च शंभु, इस प्रकार से रूप बन गया। अच्छा, जैसे ही ऐसे बनेगा तो झरो झरी सवर्ण लोप करने वाला आ जाएगा, झरो झरी सवर्ण, झरो झरी सवर्ण से लोप करके क्या बनाएंगे, संय च तो गायब हो गए, और शंभु आकर के इसमें जुड़ जाएगा, संय शंभु बन गया। अच्छा, ये काम विकल्प से हुआ था तो नहीं हुआ, तो ये किसी का रूप तैयार हो जाएगा, संय च, ये संय हलंत रहेगा, संय शंभु, इस प्रकार से बन जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है सस छोटी 6 ही विकल्प से किया था, तो एक रूप यही बन गया। एक मिनट, संय च, संय च शंभु। अच्छा, ये हो गया 1 2, एक फाइनल ये तो बना ही है। अच्छा, ये तुक जो है विकल्प से हुआ था सी तुक से, तो न और त के साथ में च्युत संधि का विधान होकर के बन गया आपका संय शंभु, संय शंभु। ये हो गया आपका चौथा रूप, तो 4 रूप बन गए तुक में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। अब एक बार रिवीजन करिए, कितने पढ़ लिए हम लोग, पढ़ लिए सबसे पहले कुकटुक, उसके बाद धूट, धूट में 2 पढ़े थे, एक डसिटूट, एक नश्च, और उसके बाद में क्या पढ़े हैं, उसके बाद में पढ़े हैं तुक,
तुक में पढ़े हैं 3, और 3 में सबसे पहला सूत्र है शीतुक, और शीतुक को हम लोग पढ़ लिए। एक मिनट थोड़ा इसको और जूम। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सा सूत्र पढ़ना है। छे च याद आ रहा था ना, छे च और पदांताद्वा, वह पदांत से तो वहां पर तुम करोसी में लगता है, पदांताद्वा सूत्र है। छे च और पदांताद्वा ये पढ़ना है, दो पढ़ना है। छे मतलब कि सप्तमी लगा है तो छ भी पर में होना चाहिए, हरस्व से परे छ हो, ठीक है। हरस्व से परे छ हो तो उस हरस्व को तुक का आगम होता है। एक तरफ क्या होना चाहिए, कोई भी हरस्व होना चाहिए। हरस्व में क्या क्या आ सकता है, अ ई उ री, ये हो। इसके बाद में क्या पर में हो, अ पर में हो, तो इस हरस्व को तुक का आगम होगा। मतलब कि त यहाँ पर आके बैठेगा, इसलिए बैठेगा क्योंकि ककार संज्ञक है, अ ई उ री के बाद ही तुक आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर। ये इसका प्रसंग है, उदाहरण में देखिए समझ में आएगा। शिव छाया है, ठीक। शिव छाया में देखिए शिव के वह अ है वो हरस्व है, उसके बाद में छ है पर में, तो हरस्व को क्या हो गया, तुक का आगम हो गया, तब आ गया शिव त छाया बन गया। शिव शिव त छाया बनने के बाद ये दोनों के बीच में शुद्ध संधि से त को हो गया च, शिव छाया बन गया। ये शिव छाया बन गया, और ये छे च जो है नित्य करता है, कोई वैकल्पिक रूप इसका बनने वाला नहीं है, तो तुक में एक सूत्र ये जो है वैकल्पिक नहीं बन रहा है, शिव छाया हो गया। पदांताद्वा में वा दिख रहा है, इसका मतलब ये विकल्प से करता है। इसका भी एक उदाहरण है, आप देख लीजिए। पदांताद्वा मतलब कि वैसी स्थिति रहनी चाहिए लेकिन दीर्घ से हो। कैसे दीर्घ से, पदांत दीर्घ से पर यदि छ हो तो उस दीर्घ को क्या होता है, तुक का आगम होता है। तो तुक के आगम में लक्ष्मी छाया, पदांताद्वा लक्ष्मी छाया। एक मिनट, ये पदांत दीर्घ से परे छ हो तुक का आगम होगा, विकल्प छाया, लक्ष्मी छाया हमारे पास उदाहरण है। लक्ष्मी छाया में लक्ष्मी का ई जो है दीर्घ है, लक्ष्मी का ये दीर्घ होने के कारण और पदांत होने के कारण उसके बाद में जो छ है उसके संयोग से पदांत दीर्घ को आ गया तुक का आगम। तुक का आगम तो आ गया लक्ष्मी त छाया, त और छ का योग बन गया, शुद्ध संधि होकर के च बन गया लक्ष्मी छाया, ये रूप तैयार हो गया। और जहाँ पर विकल्प से ही आया तुक, तो वहाँ पर लक्ष्मी छाया ये रूप बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग तुक के संबंधित तीनों सूत्र पढ़ लिए। और तुक संबंधित तीनों सूत्र को एक बार केवल सूत्रों को रिवीजन कर लिया जाए मौखिक ही, तो पहला सूत्र है सी तुक, जहाँ पर संय शंभु, संय च शंभु, संय च शंभु, संय शंभु, ये चार चार रूप बनते हैं। और दूसरा है दूसरा है ये च, जो हरस्व को तुक का आगम करता है, बाद में छ परे हो तो छे च से उदाहरण बनता है शिव छाया। और उसके बाद है पदांताद्वा, दीर्घ पदांत से परे यदि छ हो तो उसको तुक का आगम करता है पदांताद्वा, जिसके उदाहरण हैं दो, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, एक ही उदाहरण के दो दो रूप हैं। तो तुक भी पढ़ लिए, कितने आगम पढ़ लिए, तीन तीन आगम, अंगड़ो कुक तुक सरी से कुक पढ़े, फिर धुट में दो पढ़े, ड से दुट, नश्च, और तुक में पढ़े तीन, तीन है सी तुक, छेच और पदांताद्वा। याद रखिए, एक बार मतलब रिवीजन करते रहेंगे ना, जब भी पढ़िए तो पुराने वाले से जोड़ कर पढ़िए, वो इतना आज पढ़ लिए। आप क्लास के समाप्ति तक ये महसूस करेंगे कि हाँ आज इतना पढ़े हैं, उतना सब समझे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, आ गया आपका अंगमुट रुट और नुट। अंगुट रुट नुट, देखिए लिखा है अंगमुट आगम, कौन सा आगम पढ़ना है, अंगमुट आगम पढ़ना है। और अंगमुट आगम में क्या होगा, अंगम एक प्रत्याहार है, अंगम एक प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है,
अंग से यह स्टार्ट करिए, कहाँ तक जाइए, यमंगणनम, यमंगणनम के अंग, ड़ और फिर न, ये 3 वर्ण आएंगे, अंगड़ न, इस प्रकार से 3 वर्ण आएंगे। ये तीनों वर्ण जो है इनके बाद में टित हो, तो अंगुट होगा, रुट होगा और नुट होगा। तो इसलिए अंगम प्रत्याहार में ही उट लगा करके बता दिया गया अंगमुट। क्या लिख दिया गया? अंगमुट, मतलब कि अंगम प्रत्याहार के तीनों वर्ण का आगम होता है और वो आगम टित बन करके होते हैं। टित आगम पहले होता है और कित आगम बाद में होता है। तो जब भी इनका आगम होगा तो पहले होगा जिनके लिए इनका आगमन किया जाएगा। ठीक, इतना समझ गए होंगे। सूत्र कौन सा है? तो सूत्र है अंगमो ह्रस्वादचि अंगमूढ़ नित्यम। इस सूत्र का क्या है प्रयोजन? सूत्र किस प्रकार से करेगा? तो सबसे पहले बात की नित्य करेगा। एक मिला था छेच जो नित्य करता था और ये दूसरा मिल गया अंगमो ह्रस्वादचि। किसको करेगा? अंगमः, अंगम के बाद में, अंगम में भी 3 वर्ण आएंगे, अंग, इया और इया म, अंगड़ न, अंगड़ न। ठीक, हरस्वात अंगमः, पहले अंगम कैसा हो? हरस्व के बाद अंगम हो, हरस्व हो। ठीक है, अभी मिलेगा उदाहरण में। हरस्व हो, हरस्व के बाद में, यहाँ से देखिए, हरस्व हो, हरस्व के बाद अंगम प्रत्याहार का अक्षर हो, उस अंगम के बाद में भैया अच हो, अच होना चाहिए। ठीक है, जब अच पर में हो तो उस अच को आगम होगा, उस अच को यहाँ पर आगम होगा। किस चीज का आगम होगा? गुट का, यदि यहाँ अंग है तो गुट का, यदि उड़ा है तो रुट का, और ना है तो नुट का। ये कैसे निर्धारित होता है कि इसी के जगह यही आगम होगा? क्योंकि 3 है, वहां पर देख लिया जाता है कि दोनों के संयोग से जो बन रहा है उनका उच्चारण स्थान क्या है, वहां पर आसपास का कैसा माहौल है, उस माहौल के अनुसार उच्चारण स्थान वाले को दे दिया जाता है। तो अंग है पूर्व में और अंगम की चर्चा भी सूत्र में। तो अर्थात अंगुमुट रुट नुट जो 3 आगम निर्धारित किया गया है अंगमुट में, उसमें से अंगुट आएगा। तो अंगुट आएगा तो क्या आएगा? अंग आएगा, ट इत संज्ञक, उ गायब हो गया, बना प्रत्यंग, प्रत्यंग अंग आत्मा, जोड़ देने पर बना प्रत्यंगात्मा, जीवात्मा इसका होता है अर्थ। प्रत्यंगात्मा हम लोग देख लिए। प्रत्यंगात्मा के बाद में है सुगर ईसा। अभी तो देखे थे गुट वाला ना, अब रूट वाला देखते हैं। रूट वाला फिर नूट वाला, तीनों देखेंगे। हाँ, सुगर ईसा है, सुगर ड है, ईसा है। ड क्या है? अंगम, अंगमो ह्रस्वादचि अंगमो नित्यम को आप बढ़िया से समझे होंगे। तो ह्रस्व के बाद में अंगम हो, पहले हो ह्रस्व, उसके बाद हो अंगम, और उस अंगम प्रत्याहार के अक्षर के बाद जो अच हो, उस अच को होगा आपको गुट, रुट और नुट का आगम। तो अंगमो ह्रस्वादचि अंगमो नित्यम को बार बार आप देखते रहिए, सूत्र को लिख लीजिए। अंगमो ह्रस्वादचि अंगमो नित्यम, ये अलग अलग है, थोड़ा सा पेन लिखने में जो है ना जल्दीबाजी हो जाती है। अंगमो ह्रस्वादचि अंगमूढ़ नित्यम, अंगमूढ़ नित्यम, इस प्रकार से। एक नित्य मतलब कि नित्य करेगा, अंगमुट और मतलब कि हो गया कि ट को यहाँ पर हो गया न के योग के कारण, तो अंगमुट हो जाएगा। और अंगम, ह्रस्व से अंगम हो, उस अंगम के बाद में अच हो, ह्रस्व से अंगम हो और अंगम के बाद में अच हो, तो उस अंगम, उस अच को अंगमुट, रुट और नुट का आगम होगा। अंगमुट से म नहीं जोड़ना है, म प्रत्याहार का अंतिम, प्रत्याहार का जो अक्षर होता है अंतिम, उसका ग्रहण नहीं होता है प्रत्याहार में, इस प्रकार से उसका ग्रहण नहीं होगा। सुगढ़ में देखिए ह्रस्व है, ह्रस्व के बाद में अंगम है, अंगम के बाद में अच है, तो इस अच को क्या हो जाएगा? रूट का आगम हो जाएगा, ड़ आ जाएगा बीच में, आ गया ड़, सबको मिलाकर के बन गया सुगढ़। गणकों का स्वामी, जिसका अर्थ है सन अच्युता। देखिए सन और अच्युता है, यहाँ ह्रस्व है, ह्रस्व के बाद में अंगम है, अंगम के बाद में अच है, तो इस अच को नुट का आगम हो गया, सन न अच्युतः बन गया, मिला करके सन्नच्युतः बन गया, अच्युत सत्स्वरूप है, इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। तो हम लोग अंगमुट रुट नुट ये देख लिए, लगभग 50 मिनट पार कर गए हैं और रुत प्रकरण में भी इतना ही देर लगने वाला है। तो अब मुझे ये लगता है कि इस प्रसंग को यहीं पर रहने देना चाहिए और रुत प्रकरण में फिर से नए एनर्जी के साथ जुड़ना चाहिए। आप लोग इस पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से
देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समय लगेगा क्योंकि मैं बार बार बातों को रिपीट किया हूँ, लेकिन यदि बार बार बातों को रिपीट किया हूँ तो उससे क्या होता है कि बातें याद हो जाती हैं। और एक बार सूत्रों को कभी भी जब पढ़ लीजिए तो सूत्रों को दिमाग में बैठ कर रिविजन कर लीजिए कि ये सूत्र पढ़े थे, उसके ये उदाहरण थे। तो हम लोग भी इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए, हमारी परंपरा है, हम अपने आप पर अप्लाई करते हैं तो लगता है कि हाँ अब तैयार हो गया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या पढ़े थे इसी को बड़ा कर लेते हैं और यहीं पर लिख लेंगे। हमारे लिए पर्याप्त जगह हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर लिख करके समझ जाएंगे। सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना था आगम प्रकरण। थोड़ा मोटा पेन ले लेते हैं, पढ़ना है आगम प्रकरण, पढ़ना था। आगम प्रकरण में क्या है? आगम प्रकरण में किसी का आगम होगा। तो कितने प्रकार के आगम पढ़ने थे? 4 प्रकार के, 1 2 3 4। पहला कौन था? पहला था कुकवर टुक। दूसरा कौन था? दूसरा पढ़ना था धुट। तीसरा कौन था? तीसरा पढ़ना था टुक। और चौथा पढ़ना था अंग अंग मोट। यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, मिटा ही देते हैं। चौथा है अंगमुठ। ये 4 प्रकार के आगम पढ़ने थे। कुकटुक में आप क्या पढ़े? कुकटुक में एक सूत्र पढ़े जिस सूत्र का नाम था अंगड़ो कुकटुक शरीर। उसके उदाहरण कितने थे? तो एक अंग का था, एक ड़ का था। अंग का क्या था? प्रांग ख षष्ठ प्रांग, कस प्रांग षष्ठ प्रांग षष्ठ वाला, क वाला नहीं बनेगा, उसको छ बन जाता है। तो इसके सूत्र और उदाहरण दोनों हम लोग देख लिए। दूसरा धुट में भैया 2 सूत्र थे। कौन कौन सूत्र? ड से धुट नश्च। सड, सड वाला जो था ना, सट संता, सट संता, वो धुट का था, 10 धुट का था। और नश्च जो है संसा संसा, वो नश्च सूत्र का था। तो इस सूत्र उदाहरण भी का आवृत्ति कर लिए। फिर बात आई तुक में। तो तुक में कितने हैं? तुक में 3 है सूत्र। पहला इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 सूत्र है। पहला सूत्र कौन सा है? तुक का सीतुक। दूसरा कौन है? छेच। और तीसरा कौन है? पदांताद्वा। ये तीनों सूत्र याद रखिए। तीनों सूत्र सीतुक का उदाहरण संय छंभु, संय छंभु, संय च छंभु, संय च शंभु, संय शंभु। ये छेच का शिव छाया और पदांताद्वा का लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ये रूप बने। तो तुक भी हम लोग पढ़ देख लिए। उसके बाद अंगमुट में क्या था? अंगमो हरस्वादची, अंगमूर नित्यम एक हर सूत्र था। और उसके उदाहरण थे आपके 3, एक अंग का प्रत्यंगात्मा, एक ड़ का सुगढ़ और तीसरा है सन्नच्युत। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और इस आगम प्रकरण को यहीं पर समाप्त करके वीडियो को रहने देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप लोग देखने में भी उत्साहित हो करके भी कुछ देर बाद निरुत्साहित हो जाएंगे। निरुत्साहित नहीं होना है, हमें अपने जोश को बनाए रखना है। और हल संधि के समाप्ति के साथ ही विसर्ग संधि की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद संधि के प्रश्नोत्तरी को देख लेंगे, हल संधि और विसर्ग संधि को। अच संधि को तो देख ही चुके हैं और अच संधि मैं मानता हूं कि आप मजबूत कर लिए होंगे। इतना सिद्धांत ये रखिए कि एक एक बूंद करके जब घड़ा को भरना है, और घड़ा को भरने के लिए हमें छोटे छोटे बूंद को घड़े में डालना है। तो अभी तक ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए हैं हम लोग, लेकिन किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतक, नीति शतक हम भी पढ़ रहे हैं। इन तीनों का शब्दार्थ प्रभाव पढ़ चुके हैं, अच संधि पढ़ चुके हैं, हल संधि पढ़ चुके हैं। और साथ साथ में अपने आप को एक माहौल दे चुके हैं कि भैया तैयारी कैसी करनी है। तो शाम को मिलते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लास में। वहाँ पर जो कठिन बिंदु होंगे उसको देखेंगे और निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि पहले के सभी जितने भी प्रारंभ किए गए थे वो पुस्तक तो समाप्त है। आज एक नए पुस्तक के साथ में मिलेंगे। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा कि किस पुस्तक को लेकर के आना है। और वो जो व्यक्ति ऐसे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए मैं उनको बता दूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रुइया संस्कृत छात्रावास में कॉमन हॉल में निःशुल्क आपके लिए ऑफलाइन कक्षा दी जाती है। कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं है कि बीएचयू के छात्र नहीं है तो बाहर के छात्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बाहर से आएंगे तो और मैं आपको सम्मान दूंगा। और हम बीएचयू का छात्र मैं हूँ तो हो सकता है कि जूनियर रहेंगे तो कुछ डांट भी दूंगा, लेकिन बाहर के आप आएंगे तो और सम्मान दूंगा, सबको सम्मान दूंगा। आइए कक्षा में जुड़िए और हम लोग ऑनलाइन तो
पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।